नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कांग्रेस के राज में होते थे हर तरह के घोटाले, ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा पिछले 10 वर्षों में हमने ये सब बंद कराया। मोदी बोले विपक्षी पार्टी की सारी ऊर्जा केवल एक परिवार की प्रगति सुनिश्चित करने में खर्च की गई है। कांग्रेस राज में बुनियादी ढांचे के लिए जो भी थोड़ा बजट रखा जाता था उसे घोटाले से लूट लिया जाता था। हमारी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और प्रधानमंत्री ने समुद्र के अंदर जाकर भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की पूजा अर्चना देख भी रहे होंगे आप लोग। ये अरब सागर में पंचकुई पर देख लीजिए। देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में हुई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बासपा को झटका, भाजपा में शामिल हुए सांसद रितेश पांडे। मैंने आप लोगों से कहा ना कि इस साल आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से बहुत सारे नेता इस पार्टी से उस पार्टी में, ये पार्टियां उस पार्टी से गठबंधन करती रहेंगी, आपको परेशान नहीं होना है। लोकसभा में 543 सीटें हैं टोटल। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप लोगों का वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई तो आप लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़िए। चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी अभी हाल ही में कि रूस की सेना में भारतीय शामिल हो रहे हैं। झांसा देकर भारतीयों को रूसी सेना में करा रहे थे। भारतीयों को झांसा देकर रूस में युद्ध लड़ने को मजबूर किया जा रहा। और सुरक्षा सहायक पदों पर भर्ती की बात कहकर भारतीयों को यूक्रेन रूस सीमा पर तैनात करने की धोखाधड़ी में 4 भारतीय समेत 5 लोग मास्टरमाइंड हैं। और वे सभी एजेंट इस समय रूस में हैं। और यूक्रेन के साथ जंग में रूस की ओर से आप देखिए 100 भारतीय लड़ रहे हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, आजकल देखिए जिस तरह से बेरोजगारी है तो कोई भी किसी भी तरह की नौकरी का झांसा देता है, लोग फंस जाते हैं। तो ध्यान रखा करिएगा थोड़ा। ये संदेश खाली जारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पुलिस हिरासत में। पुलिस ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बाद में रिहा किया गया। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिंह रेड्डी के नेतृत्व में जा रही थी कमेटी। ये आपने देखा है कि टीएमसी के नेता पर महिलाओं से यौन शोषण, उनका आप देखिए परेशान करने का, उनकी जमीन हड़पने का जो आरोप लगाए ना, उसी की बात हो रही है ये। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, फिर भी अगर इस तरह की घटना होती है तो बड़ी चिंताजनक बात है। देखिए पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से। राज्यपाल यहाँ के सीबी आनंद बोस है। विधानसभा में 294 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिना लोको पायलट के 80 किलोमीटर तक दौड़ती रही मालगाड़ी। ये कठुआ से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़कर पंजाब के होशियारपुर पहुंची। और सौभाग्यवश रास्ते में नहीं थी कोई ट्रेन, हो सकता था बड़ा हादसा। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। पहले भी आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ये आप देखते हैं कि यह हुई है लापरवाही। रेलवे के अधिकारी भले ही ढलान को कारण बता रहे हैं, पर साफ है कि रेलवे स्टाफ
ने कई लापरवाहियां बरती। नियम के अनुसार मालगाड़ी को इस तरह से खड़ा नहीं किया जा सकता है। लोको पायलट इसे नहीं छोड़ सकता है जब तक दूसरा स्टाफ ना आ जाए। अगर आपात स्थिति में उतरना पड़े तो स्टेशन मास्टर को सूचना देनी होती है। और ट्रेन के इंजन के पहियों के आगे लकड़ी के गुटके लगाने चाहिए थे, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नहीं लगाए गए थे। लोको पायलट ने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया था। इस सितंबर 2023 में ग्वालियर में बिना गार्ड के ही नांदेड़ एक्सप्रेस करीब 40 किलोमीटर तक चली गई थी। और 2020 में झारखंड के बरसुआ रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी बिना लोको पायलट के पीछे की ओर दौड़ पड़ी थी। ये 6 साल में महिलाओं के साथ हिरासत में दुष्कर्म के आप देखते हैं कि 275 मामले। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से 2022 के बीच 6 वर्षों की अवधि में हिरासत में दुष्कर्म के 275 मामले दर्ज किए गए हैं। हिरासत में महिलाओं से दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में 92 दर्ज किए गए हैं। और जिन्हें हम लोग रक्षक समझते हैं ना, वही भक्षक निकल आते हैं, तो आप देखते हैं कि चिंता का कारण भी बनता है। स्पिनर अश्विन व कुलदीप की फिरकी पर नाचे अंग्रेज। क्रिकेट की बात हो रही है। ये 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था यूपी सिपाही परीक्षा का पेपर। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पर प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था। इसके बाद भी बोर्ड ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आप देखते हैं रद्द कर दी गई अब पुलिस की परीक्षा। अब 6 महीने के अंदर फिर करवाने की बात हो रही है। इनेलो के हरियाणा अध्यक्ष नफे सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। एक बार हरियाणा चलिए आप लोग। देखिए आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब 3 महीने नहीं होगी मन की बात। ये प्रधानमंत्री मोदी ने नए वोटरों से बड़ी संख्या में मताधिकार का इस्तेमाल करने का किया अनुरोध। कहा कि जब हम 3 माह बाद अगली बार मिलेंगे तो वह मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग के मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की सराहना भी की है। 111वां एपिसोड होगा अगली बार जब भी मिलेंगे। और 18वीं लोकसभा के अब देखिए चुनाव भी होना है। आप लोगों से यहाँ एक आज हर क्षेत्र में बुलंदियां छू रही हैं नारी शक्ति, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों से यहाँ एक सवाल है मेरा कि पहली बार कब किया गया था मन की बात प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा, ये आप लोग बताइए। मोदी जी ने नारी शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि वह आज हर क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयों को छू रही है, ड्रोन उड़ा रही है, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता में भी महिलाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बकरी को अहम पशु धन बताते हुए पीएम ने कहा कि इससे गांवों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। अब कई प्रोफेशनल भी छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं जो हर किसी को प्रेरित करने वाले हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सुनीता एवं महाराष्ट्र की कल्याणी पाटिल से बात की है। मुसहर जाति के बीच बिहार के भीम सिंह भवेश के कार्यों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्होंने मुसहर जाति के करीब 8,000 बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया है, लाइब्रेरी बनवाई है और जिसमें पढ़ाई लिखाई की बेहतर सुविधा है। गुजरी भाषा को संरक्षित करने के लिए पीएम ने जम्मू कश्मीर के मोहम्मद मानसा की सराहना भी की है। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये अहमद बुखारी के बेटे सबान बने जामा मस्जिद के शाही इमाम। ये RML के मेडिकल कॉलेज में 2.5 गुना हो जाएंगी MBBS की सीटें। पीएम ने 470 करोड़ की लागत वाले मेडिकल कॉलेज के भवन का किया शिलान्यास। अभी MBBS की 100 सीटें हैं, निर्माण पूरा होने पर हो जाएंगी ये 250। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म, वहां से मोदी की गारंटी शुरू।
ये आप देखिए, मोदी ने राजकोट, रायबरेली और भटिंडा समेत 5 एम्स का किया उद्घाटन। तो उन्हीं की बात हो रही है। चलिए, अच्छी बात है। पार्टियों को चंदा पूरी तरह डिजिटल हो, ये हंसारिया कह रहे हैं। फंडिंग केस लड़ने वाले वकील बोले कि पार्टियां केस ना लेकर ले, इसका कानून बने। और कहा चुनाव आयोग को दलों को डी रजिस्टर करने की शक्ति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना रद्द होने के बाद राजनीतिक दलों के चंदे को लेकर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया का मानना है कि चुनावी फंडिंग में काले धन को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को चंदा पूरी तरह डिजिटल होना चाहिए और कॉरपोरेट घरानों को चंदा देने की मनाही हो। पेश विजय, आप देखते हैं कि उसी की बात हो रही है। और देखिए, कम से कम जो भी चंदा मिले राजनीतिक पार्टियों को, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, इस जनता को, मतदाताओं को तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि मतदाता चुनाव में वोट डाल रहे हैं, नेता बना रहे हैं, आपको चुनाव जिता रहे हैं, तो पारदर्शी इतना तो होना चाहिए। वन्यजीव तस्करी रोकने को साथ आए भारत समेत 5 देश। इंटरपोल के जरिए वन्यजीव तस्करों पर संयुक्त कार्रवाई की तैयारी है। तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों पर भी हुआ विचार। इंटरपोल के बारे में बात कर लेते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संस्थान है ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से जानते हैं इसे। और एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना इसका सिद्धांत है। भारत जापान ने राजस्थान में शुरू किया संयुक्त युद्धाभ्यास। दोनों देशों के 40-40 सैनिक इसमें शामिल हुए हैं। ये धर्म गार्जियन की बात हो रही है। ये देखिए, याद रखा करिए कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है इससे। आपसे पूछ लेगा कि धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है, तो आप क्या बताओगे? भारत और जापान के बीच। और राजस्थान चलना है तो चलते हैं राजस्थान हम लोग। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें राजस्थान देखने को मिलेगा। जयपुर इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। और जापान को देखना है तो देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये आपको जापान देखने को मिल जाएगा। मोदी आज 553 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की नींव रखेंगे। तटरक्षक दल का डे एट सी कार्यक्रम। चेन्नई बंदरगाह के समीप बंगाल की खाड़ी में भारतीय तटरक्षक दल के 48वें स्थापना दिवस के हिस्से के रूप में रविवार को आयोजित डे एट सी कार्यक्रम के दौरान वाटर सैल्यूट करते भारतीय तटरक्षक दल के सदस्य। इससे पहले आईसीजे के जहाज शौर्य और सुजय का छात्रों के दलों ने दौरा किया और इसका उद्देश्य आईसीजे की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करना है, उन्हें सशक्त बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। 6 साल में जी आप लोग देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश व शहरी क्षेत्र में दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। ये श्रम रोजगार मंत्रालय की ओर से इसी माह राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़े सामने बता रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले 10 राज्य। बेरोजगारी दर आप देखिए प्रतिशत में है, मध्य प्रदेश में 0.8 है। और शहरी क्षेत्रों में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले 10 राज्य, दिल्ली में 1.7% आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप। बेरोजगारी दर उस श्रम बल का एक हिस्सा है जिसका वर्तमान में रोजगार नहीं है लेकिन उन्हें मिल सकता है, ये याद रखिएगा। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो अलग अलग मानदंडों का उपयोग करके 6 विभिन्न प्रकार से बेरोजगारी दर की गणना करते हैं, उन्हीं में से एक है ये आपकी राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं। अब आप देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है, तो आप लोगों के लिए बयान नेताओं के जरूरी तो नहीं रहते हैं, बस चुनाव जिस राज्य में हो रहा है, क्या रिजल्ट रह रहा है, उसके बारे में जरूर याद रखें। अब आप देखिए, कई जगह पटाखों में जो विस्फोट होता है पटाखा का फैक्ट्री में, और लोगों की डेथ होती है। शुरुआत में उसकी बड़ी चर्चा होती है, फिर कमेटी गठित कर दी जाती है, फिर मालूम नहीं चलता है कि उस जांच का होता क्या है। तो हमारे देश में यही लापरवाही रहती है।
तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखते हो गई और 7 लोगों की डेथ हुई है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में हुई थी, आपको मालूम होगा। एक कैंसर के इलाज के लिए भारतीय मसालों के इस्तेमाल का पेटेंट। आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने इस पर किया अध्ययन। मसालों से तैयार दवाएं 2028 तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। ये अनुराग ठाकुर बोले कि चंडीगढ़ में खुलेगा सेंसर बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का। मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है भारत, ये कौन कह रहा है? टोनी एबाट कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इस सरकारी योजना से किसान ने अकेले दम पर भरी उड़ान। ये उत्तर प्रदेश हापुड़ के माधापुर गांव की खड़क सिंह खाड़ी देशों को निर्यात करते हैं गाजर और सब्जी। अच्छी बात है, ताकि बची रहे खेती। ये 80% उपलब्ध पीने योग्य जल की खपत हो रही कृषि और पशुपालन क्षेत्र में। 51% क्षेत्र गेहूं उगाने के लायक नहीं रह जाएगा 2050 तक देश में हरित क्रांति गलियारे का। और 86% किसान भारत में छोटी जोत वाले यानी 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं। 135 मिलियन टन रहा है धान का उत्पादन 2022-23 में। गेहूं का उत्पादन रहा है 110 मिलियन टन समान अवधि में। और 5213 मेट्रिक टन अनाज खराब हो गया गोदामों में वर्ष 2018-19 के दौरान। और एक तरफ आप देखेंगे तो लोगों के लिए खाने के लाले पड़े रहते हैं। भारत में गेहूं धान और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। हम अपनी जरूरत से काफी अधिक अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का तंत्र होने के बावजूद बाजार का एक सामान्य नियम है कि जिस चीज की उपलब्धता मांग की तुलना में अधिक होती है उसकी कीमतें कम होती है। और कृषि विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि गेहूं धान और गन्ने जैसी कुछ फसलों पर केंद्रित खेती का मॉडल टिकाऊ नहीं है। एक दो फसलों की लगातार खेती से जमीन में पोषक तत्व कम हो गए हैं, भूगर्भ जल का स्तर नीचे चला गया है और किसान को मजबूरी में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इन सारी मुश्किलों का एक ही हल है, फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण का मतलब है खेती के मॉडल में कई फसलों को शामिल किया जाए। किसान एक ही सीजन में एक से अधिक फसलों की खेती यानी कि बहुफसली खेती या सहफसली खेती करे। हरित क्रांति से पहले किसान इस तरह की खेती करते थे और ऐसे में इस बात की पड़ताल करना जरूरी है कि क्या फसल विविधीकरण किसानों की आय बढ़ाने और जमीन की उर्वरक शक्ति को बचाने के लिए समय की जरूरत है। और फसल विविधीकरण के लिए नीति बनाए सरकार। ये आप देखिए धान गेहूं के फसल चक्र के से किसानों को बाहर निकालने के लिए जरूरी है सरकार फसल विविधीकरण के लिए नीति बनाए, किसानों को दूसरी फसलों के लिए बाजार और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराए और इससे किसान दूसरी फसल की खेती करके अधिक आय हासिल कर सकेंगे और कृषि क्षेत्र पर आसन्न संकट दूर हो पाएगा। देखिए एक बार आप लोगों ने गेहूं बो दिया तो दूसरी बार दूसरे साल कुछ और फसल बो दीजिए उस पर, उसकी बात हो रही है जो जिसे पानी की कम जरूरत पड़ती हो, क्योंकि निचले जल स्तर भी नीचे जाता जा रहा है, उसका दोहन इतना हो रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। ये धान गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1965 में इन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की गई थी और जिसके कारण धान गेहूं फसल चक्र अपनाने के लिए किसान आगे है। पंजाब में बहुसंख्यक किसानों ने अपनी खेती इस फसल चक्र को समर्पित कर दी, हरित क्रांति लाने की अहम भूमिका निभाई। लेकिन लगभग 2 दशक के भीतर ही यह फसल चक्र उन क्षेत्रों व प्रदेशों में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर गया जहां पूर्व में धान की खेती नहीं होती थी। पंजाब व पूर्वी हरियाणा में भूजल व नहरों के पानी की आसान उपलब्धता होने के कारण इस फसल चक्र ने अपूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इसे देखकर इसका दायरा तेजी से दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ा है और एक और इस फसल चक्र ने अपने क्षेत्र में फसल विविधता, किस्म विविधता और जैव विविधता को तो लगभग खत्म ही कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस चक्र के कारण इन क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो रहा है, खेती योग्य भूमि अपनी क्षमताएं खेती जा रही है, खोती जा रही है। इन दोनों फसलों के उत्पादन पर प्रति यूनिट खर्च अधिक व आय कम
होती जा रही। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक खरपतवार नाशकों से के अधिक इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। चूंकि धान व गेहूं का उत्पादन देश के अनेक राज्यों में उनकी आवश्यकता से अधिक हो रहा है और कई राज्य राष्ट्रीय अन्न कोष में अपना योगदान देने लगे हैं, ऐसे में हरियाणा पंजाब के गेहूं व धान की मांग अब दूसरे राज्यों में कम होती जा रही है। धान व गेहूं का उत्पादन मूल्य अधिक होने से विश्व बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके कारण कृषि स्थिरता को लेकर संकट का मुद्दा प्रमुखता से उभरता हुआ शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि खेती में विविधता लाकर तथा बाजारोन्मुखी व प्रतिस्पर्धी बनाकर ही धान गेहूं उत्पादन किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। धान व गेहूं की फसल में बहुत अधिक पानी का इस्तेमाल होता है, जिसकी पूर्ति के लिए नहरों के पानी की अनुपस्थिति में भूजल का अंधाधुंध और दोहन करना होता है। दोहन अब हमारे सामने अनेक समस्याएं भी पैदा कर रहा है। भारत में पानी के अत्यधिक दोहन के दुष्प्रभाव अब स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में उपलब्ध कुल पीने योग्य पानी का लगभग 80% फसल उत्पादन, पशुपालन संबंधित कृषि कार्यों में होता है। और आप देखते थे कि एक समय कम गहरा बोरवेल किया जाता था, कुएं खोदे जाते थे, पानी आ जाता था। आज गहराई बढ़ती जा रही है, फिर भी पानी और नीचे चला जा रहा है। तो उसी की बात हो रही है। और इसलिए बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने की सर्वाधिक जिम्मेदारी भी कृषि क्षेत्र की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 733 जिलों में से 673 जिलों में शुष्क जलवायु की स्थिति तेजी से बढ़ती जा रही है तथा पानी की कमी कृषि उद्योग व संपूर्ण जीवधारियों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करने की ओर बढ़ रही है। डॉक्टर RS परोदा कमेटी 2019 का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने के उचित प्रबंधन अभी से नहीं किए गए तो हरित क्रांति गलियारे का 51% क्षेत्र 2050 तक गेहूं उगाने योग्य नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक पानी की अत्यधिक कमी से जूझने वाले कुछ देशों में भारत सबसे आगे है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां भूजल का दोहन बहुत अधिक हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों ने पानी की बढ़ती कमी तथा जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्याओं का सामना करने के लिए इस पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के विकास व प्रसार पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में पर्यावरण व जल संरक्षण अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने में महिला शक्ति के सामूहिक प्रयास एक उदाहरण बन चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई अभियान की जानकारी भी देना आवश्यक है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री जल संरक्षण के लिए दिए गए सुझावों को अपनी जल संरक्षण नीति का हिस्सा बनाया है। इस नीति को लागू करने के लिए 9 विभाग मिलकर काम करेंगे। ये सुझाव है: कम पानी खर्च करना, इस्तेमाल से खराब हुए पानी को साफ करके उपयोग में लाना, भूजल स्तर ठीक रखने के लिए जमीन में जल वापस पहुंचाना। इस नीति के अंतर्गत कृषि में पानी का कम से कम खपत करने वाली तकनीक को अपनाने कम पानी से उगाई जाने वाली फसलों की खेती पर जोर देना होगा। और खेती पर उभरते हुए संकट को देखते हुए किसानों को अब धान गेहूं की खेती कम करके कम पानी की खपत करके वाली फसलों को चुनना होगा। गन्ना, आलू व कपास में 100% सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गेहूं, धान व अन्य फसलों में खुला सिंचाई को रोकने के लिए जागरूकता भी पैदा की जा रही है। फसल विविधीकरण में मोटे अनाजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। मक्का का उपयोग एथनॉल व पशु आहार में बढ़ने तथा अन्य मोटे अनाजों की पौष्टिकता के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण पिछले 2-3 सालों में ही मोटे अनाज की मांग में बढ़ी है। सरकार भी मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। उम्मीद है कि इससे बेहतर नतीजे सामने आएंगे। धान गेहूं की खेती जारी रही तो पंजाब के किसानों को होगा बड़ा नुकसान। पंजाब की लगभग 39% मिट्टी खराब हो गई है और जल्द ही बड़ा क्षेत्र खेती करने के लायक नहीं रह जाएगा। अगले 5 वर्षों में पंजाब में गेहूं धान की उत्पादकता कम हो जाएगी और इसका किसानों की आय पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। पंजाब के किसानों को दूसरी फसलों की खेती के लिए आगे आना होगा। फसल विविधीकरण किसान, उपभोक्ता और पर्यावरण तीनों का फायदा है। खाद्य एवं कृषि संगठन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार खाने के लिए दुनिया भर में पौधों की 6000 प्रजातियां उगाई जाती है। इसमें से 66% सिर्फ 9 प्रजातियों से आती हैं। इसमें मक्का, गन्ना, चावल, गेहूं, सोयाबीन, तेल वाला पाम, चुकंदर और कसावा शामिल है। मांग की वजह से कुछ फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है और भारत में भी गेहूं, गन्ना, धान की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, खाद्य कृषि संगठन के बारे में बात करें, इसे शॉर्ट में FAO कहते हैं, FAO। और फूड
एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जोखिम कम और अधिक मुनाफा। भारत में 86% किसान छोटी जोत 2 हेक्टर में से कम जमीन वाले हैं। जोत छोटी वाले किसान बड़ी जोत वाले किसानों की आय का सिर्फ 13% कमाते हैं। और किसानों में अधिक असमानता की यह स्थिति खेती में के मौजूदा मॉडल की खामियां को उजागर करती है। ज्यादातर छोटे किसान 1 या 2 फसलें उगाते हैं। इन फसलों का बाजार में भी और वे एक तय आय देने वाले होते हैं। बाजार में आप देखिए कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से हमेशा काम नहीं करता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब किसानों को उम्मीद के मुताबिक कीमत नहीं मिलती है तो फसल विविधीकरण कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अगर एक सीजन में एक फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलती तो किसान दूसरी फसल या एक ही समय पर खेत में एक से अधिक फसल उगाकर आय हासिल कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने में मदद। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से असमय बारिश का ट्रेंड और जोर पकड़ रहा है, और ऐसे में किसान समय से फसलों की बुआई नहीं कर पाते और कई बार तैयार फसल भी बर्बाद हो जाती है। कुछ फसलें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहन नहीं कर पाती है, नष्ट हो जाती है। वहीं कुछ फसलें असमय बारिश से ओलावृष्टि तेज तेज गर्मी को झेल पाती है। इस तरह से एक ही खेत में एक से ज्यादा आप देखिए फसल उगाने से विपरीत मौसम की वजह से सारी फसलें खराब होने का खतरा कम होगा। खेती की लागत में कमी। बहुफसली खेती और सहफसली खेती कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों और पानी की खपत को कम करती है। इससे खेती की कुल लागत में कमी आती है। बहुफसली खेती में से पारिस्थितिकी का फायदा। तो इस एक से अधिक फसलों की खेती के मॉडल में एक फसल जिन पोषक तत्वों को लेती है दूसरी फसल उन पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस डाल देती है। इससे खेती की मिट्टी पोषक तत्वों को समृद्ध बना रहती है। और फलियां और दालें मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बनाए रखने वाली फसलों के शानदार उदाहरण है। ऐसे में मौसमी फसलों के साथ खेती करने के लिए उपयुक्त है। बहुफसली खेती या सहफसली खेती कीटों के प्रकोप को भी रोकती है। उदाहरण के लिए टमाटर के साथ गेंदा फूल उगाया जा सकता है। ये टमाटर में लगने वाले कीटों से लड़ने में मदद करता है। फसल विविधीकरण पानी की खपत को कम करता है और इस तरह से भूगर्भ जल का ज्यादा दोहन नहीं होता है। उपभोक्ता और सरकार की भूमिका। तमाम भाविदों के बावजूद फसल विविधीकरण जोर नहीं पकड़ पा रहा है। इसकी वजह है कि कम लोकप्रिय फसलों का बाजार सीमित है। ऐसे में सरकार को ढांचागत सुविधाएं और बाजार उपलब्ध कराना चाहिए जिससे किसान अपनी उत्पादन सही बाजार में पहुंचा सके। और सरकार स्थानीय स्तर पर भी इकोसिस्टम बना सकती है जहां स्थानीय बाजार में ताजा उत्पादों की खरीदारी और बिक्री आसान से हो सके। और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को भी अपनी खान पान में बदलाव करना होगा और इसमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हमें अपनी थाली में कई तरह के अनाज दालों और सब्जियों को जगह दें। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। जो संपादकीय पार्ट रहता है उसकी क्लास शाम को आती है तो उसे जरूर देखा करिएगा आप लोग। 10 वर्ष में दोगुना हुआ परिवारों का मासिक उपभोक्ता खर्च। पारिवारिक उपभोग खर्च में कम होने लगी। गांव शहरों की दूरी। कमाई बढ़ी तो सुविधाओं पर ज्यादा खर्च करने लगे लोग। ये आप सर्वे से जुड़ी खास बात है। देश की सबसे निचले स्तर की 5% ग्रामीण आबादी का औसत मासिक खर्च 1441 रुपये, शहरी क्षेत्र में 2087 रुपये है। और शीर्ष 5% आबादी का ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक खर्च 10,581 रुपये, शहरी क्षेत्र में आप देखते हैं कि 20,846 रुपये है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक खर्च 7,467 और शहरी क्षेत्र में 12,577 रुपये औसत मासिक खर्च है। लद्दाख सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र औसत मासिक खर्च महीने का 4,062 रुपये है और शहरी क्षेत्र 5,511 रुपये है। शहरी क्षेत्रों में औसत पारिवारिक मासिक खर्च 2011-12 के 2,630 रुपये से बढ़कर 2022-23 में दोगुना से अधिक होकर 6,449 रुपये हो गया। छत्तीसगढ़ में सबसे कम खर्च है। राज्यों की बात करें तो सिक्किम में शहरी ग्रामीण दोनों तरह के परिवार सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। यहाँ एक ग्रामीण परिवार का प्रत्येक महीने 7,331 रुपये और शहरी परिवार का 12,105 रुपये खर्च हो रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में एक ग्रामीण परिवार हर महीने 2,446 रुपये और शहरी परिवार 4,483 रुपये खर्च कर रहा है, जो सबसे कम है। खाने पर हर महीने का खर्च ग्रामीण परिवारों में 1,750 रुपये और शहरी परिवारों में 2,530 रुपये है। इस शहरी क्षेत्र में किस मत पर कितना खर्च प्रतिशत में है? कपड़ा फुटवियर पर 5.41। ये आप देखते हैं कि कर व उपकर पर 0.64
24, किराया 6.56, मिश्रित वस्तुएं मनोरंजन पर 6.56%, उपभोक्ता सेवाएं 5.92, और परिवहन सेवाओं पर 8.59, मेडिकल पर 5.91, शिक्षा पर 5.78, तेलवा बिजली पर 6.26, पान व तंबाकू पर 2.43, पेय पदार्थ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर 10.64, मसाले पर 2.13, खाद्य तेल पर 2.37, अंडा मांस मछली पर 3.57, फल पर 3.80, सब्जियों पर 3.80, दूध व दुग्ध उत्पाद पर 7.22, चीनी नमक पर 0.60, दाल पर 1.39, अनाज पर 3.64, ड्यूरेबल गुड्स पर 7.70। देख सकते हैं आप लोग। रेरा पर नहीं लगेगा जीएसटी, जल्द जारी होगा सकता है स्पष्टीकरण। रेरा यानी कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को। यात्री वाहन उद्योग में 5% वृद्धि का अनुमान है अगले वर्ष में, वित्त वर्ष में। अप्रैल दिसंबर 2023 में पेपर आयात 37% बढ़ा और 1.10 लाख करोड़ बढ़ा 8 कंपनियों का पूंजीकरण। LIC हाउसिंग को 5,000 करोड़ लाभ की उम्मीद है। 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा स्टील निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। फरवरी में चलन में करेंसी की वृद्धि घटकर 3.7% रही। दिखने लगा 2000 नोट के चलन से हटाने का प्रभाव। बैंकों के पास जमा में जनवरी में 2 अंकों में हुई बढ़ोतरी। विलय व अधिग्रहण सौदों की संख्या 10% घटी। 8 वर्षों में 1,877 नए उत्पादों का निर्यात हुआ। ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर में तेजी से बढ़ रहा है भारतीय निर्यात। अमेरिका अब भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है। सीतापुर की सुनीता बोली, सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी जी मुझसे बात करेंगे। ये डॉन दीदी है ना, देखिए। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। सैन्य सामग्री की कमी से धरती पर सैनिक गंवा रहे यूक्रेनी सेना। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है और लंबे समय से इनके बीच युद्ध चल रहा है। वहाँ आप देखते हैं कि गाजा में जल्द युद्ध विराम के संकेत। पेरिस में हो रही वार्ता में उल्लेखनीय प्रगति, लेकिन सीमित समय के लिए रुकेगा युद्ध। इजरायल और हमास के बीच जो चल रहा है ना, हमास ने आप देखते हैं कि शुरुआत की थी, वो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन सकती है मरियम नवाज। अभी चुनाव हुए थे ना, तो ये पाकिस्तान है। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है हमारे। ये श्रीलंका से लौटेंगे रूसी और यूक्रेनी पर्यटक, वीजा विस्तार समाप्त हुआ है इनका। ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में निक्की हेली को पीछे छोड़कर जीत हासिल की है। ये यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है अमेरिका में। यूक्रेन में रूस के 4 लाख से ज्यादा सैनिक मारने का दावा है। देखिए, सिंध में दिवंगत हिदायत लोहार की बेटियों की अगुवाई में प्रदर्शन। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बात हो रही है। ये भारतवंशी डॉक्टर के रॉक बैंड ने शुरू किया पूरे ब्रिटेन का दौरा। ये भारतीय ब्रिटिश डॉक्टर 25 वर्षीय गुलजार सिंह धनोआ कि रॉक बैंड ने हाल ही में अपना पहला ब्रिटेन दौरा किया है। संगीत के प्रति गहरे लगाव के कारण गुलजार ने अपने मेडिकल साथियों के साथ यह रॉक बैंड बनाया है। मेडिकल छात्र रहते हुए गुलजार ने गुलज नाम से एक रॉक बैंड शुरू किया। उल्लेखनीय कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपने कुछ संगीत ऑडियो स्ट्रीम सेवा साउंड क्लाउड पर डाले, जिसे ढेर सारे लोगों ने पसंद किया। गुलजार के पिता भारत में जन्मे पंजाबी हैं और मां पश्चिमी लंदन में जन्मी हैं। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में नफरत की राजनीति को लेकर चिताया। फ्रांस ने ट्यूनेशियाई मुस्लिम धर्मगुरु को देश से निकाला। देखिए, महजीबी को उनकी कट्टरपंथी बयानबाजियों के चार। चेक गणराज्य में विरोध प्रदर्शन। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के ओल्ड टाउन स्क्वायर में लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और यूक्रेन पर रूसी हमले के 2 साल होने के उसमें आप देखते हैं कि विरोध जलाया, इन्होंने विरोध किया। एक खेल का क्षेत्र है। क्रिकेट तो आप लोग पसंद करते हैं, तो एक एक बॉल भी देखते होंगे। सुहास प्रमोद व कृष्णा को पैरा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला है। एभर ने गुड फेलो क्लासिक स्क्वायर्स खिताब जीता है। देखिए, एक बात याद रखा करिए, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, क्या उपलब्धियां रही, ये जरूर याद रखा करिएगा। 18 पदक जीते भारत ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में जीते, जिसमें 3 स्वर्ण
4 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। तमिलनाडु पारी और 33 रन जीता है सौराष्ट्र को। केर के हरफन मोहल्ला प्रदर्शन से मुंबई की लगातार दूसरी जीत। WPL हो रहा है महिलाओं का। भारतीय दृष्टिबाधित टीम ने पाकिस्तान से जीती सीरीज, ये आप देखेंगे। और क्रिकेट की बात हो रही, ऑस्ट्रेलिया ने कीमियों का सुपड़ा साफ किया। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को वर्षा से प्रभावित तीसरे और अंतिम T20 में न्यूजीलैंड का। कालीकट हीरोज ने रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए प्राइम वॉलीबॉल लीग के तीसरे सत्र में 15 मुकाबले में कोलकाता थंडरबोल्ट को 3-0 से हराकर अपनी दमदार जीत हासिल की है। पाओलिनी बनी चैंपियन। इटली की जैस्मीन पाओलिनी ने शनिवार को दुबई टेनिस चैंपियनशिप में फाइनल में एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए क्वालीफायर अन्ना कलिंसिकाया को हराकर अपना दूसरा WTA सिंगल्स खिताब जीत लिया है। मिलन 2024 का दूसरा चरण गहरे समुद्र में शुरू। ये 12वां संस्करण होना 2 चरणों में पहला बंदरगाह में हुआ था। 27 फरवरी तक चलने वाले अभ्यास में 50 देशों की नौसेनाओं में भाग ले रही है। मिलन 2024 से जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक कुमार साहनी की डेथ हो गई है। ये आप देखिए 1997 में साहनी 4 अध्याय प्रदर्शित हुई थी, जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के 1934 के उपन्यास पर आधारित थी। 1973 में माया दर्पण, 1990 में ख्याल गाथा, 1991 में कस्बा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। भारत 2032 तक 18वां परमाणु क्षमता वाले रिएक्टर बनाएगा। परमाणु ऊर्जा की कुल हिस्सेदारी 2031-32 तक 22,480 मेगावाट हो जाएगी। NPCIL 8,180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टर संचालित करता है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। ब्रिटेन के रॉबर्ट वाटसन ने पहली बार किया रडार का प्रदर्शन। रॉबर्ट वाटसन वाट ने 1935 में आज ही पहली बार रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग का प्रदर्शन किया। रॉबर्ट वाटसन ने ऐसा रडार विकसित करने में मदद की जो एयरक्राफ्ट को पकड़ सकता था। युद्ध में ब्रिटेन के हाथों जर्मनी की हार में रडार ने अहम भूमिका निभाई। देश के पहले सैटेलाइट अर्थ स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ। देश के पहले सैटेलाइट अर्थ स्टेशन का लोकार्पण 1972 में आज ही तत्कालीन राष्ट्रपति VV गिरी ने किया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। महाराष्ट्र के वर्धा के पास आर्वी में स्थित अर्थ स्टेशन का नाम महान विज्ञानी विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम सैटेलाइट अर्थ स्टेशन रखा गया। लीला मजूमदार को दिन दुपुरे से लेखक के रूप में मिली ख्याति। लीला मजूमदार का जन्म 1908 में आज ही बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया। कई स्कूलों में पढ़ाने के बाद नौकरी छोड़ दी, लेखन शुरू किया। इसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी और 8 वर्ष तक काम किया। पहली कहानी 1922 में लिखी, लक्खी झेले संदेश पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहली प्रकाशित पुस्तक बुद्र नाथेर बारी थी। दूसरी पुस्तक दिन दोपहरे से लेखक के रूप में ख्याति मिली। 1963 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 5 अप्रैल 2007 को उनकी डेथ हो गई थी। माखा बूचा दिवस पर सामूहिक प्रार्थना। माखा बूचा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में दौरान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के वाट फ्रो धम्मकाया मंदिर में परिसर में बौद्ध भिक्षुओं ने सामूहिक प्रार्थना की। माखा बूचा को माघ पूजा भी कहा जाता है, जो बौद्ध पर्व और कंबोडिया, लाओस और श्रीलंका आदि देशों में पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। यह भगवान बुद्ध और उनके प्रथम शिष्यों के बीच आयोजित पहली सभा का जश्न मनाने के लिए होता है। इसी में भिक्षुओं में अनुशासन का पाठ करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। धौंस जमाने वाले किशोरों में मनोविकार का ज्यादा खतरा है। भावनाओं को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क क्षेत्र में कम पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट का स्तर, और मूड के बदलाव में भी होता है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। निदान के उपाय भी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके निदान की दिशा में संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि स्कूलों में बुलिंग यानी दादागिरी जमाने के विरोधी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। उसमें ऐसे उपायों को प्राथमिकता मिले जो सकारात्मक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने और आक्रामक व्यवहार को कम करने पर केंद्रित हो। ओकाड़ा के मुताबिक ये कार्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं, जिसमें बुलिंग की संभावना और इसके नकारात्मक परिणामों को कम किया जा सकता है। इस काम में परामर्श सेवाएं, सहपाठियों के सहायता समूह और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संसाधन जैसे विकल्प किशोरों में आक्रामक व्यवहार के नकारात्मक प्रभाव से निपटने में उनकी लचीलापन विकसित करने में मदद
कर सकते हैं। दिनचर्या की खुद निगरानी कर बुजुर्ग सक्रियता में ला सकते हैं सुधार, अनुसंधान कह रहा है। स्मृतियाँ संजोने में फैटी एसिड की होती है बड़ी भूमिका। इस प्रक्रिया में शामिल आणविक तंत्र और जीन की हुई पहचान याददाश्त संबंधी तरीका विकारों के नए इलाज खोजने में मिलेगी मदद। सफर के लिए तैयार था, शाम महिला की पड़ी नजर। चलिए, अमेरिका की घटना है, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोगों का कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए। देखिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, इतना यकीन मानिए और गारंटी है इसकी। धन्यवाद।